नमस्ते, आपका स्वागत है। कंटेंट का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। काम पर एक थका देने वाले दिन के बाद जोनाथन ने धीरे से अपने गहरे नीले रंग के पिकअप ट्रक को उस घर के गैराज में लगाया जहां वह एलिजा के साथ रहता था। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जिसकी बूंदें धीरे धीरे विंडशील्ड पर थपकियां दे रही थीं। थकान से चूर होने के बावजूद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे एलिजा के उस गर्मजोशी से भरे सुकून देने वाले आलिंगन का इंतजार था जो हमेशा उसके सबसे मुश्किल दिनों की थकान मिटा देता था। उसने अपनी चाबियां उठाईं, एक लंबी आह भरी और धीमी भारी चाल से गाड़ी से बाहर निकला। उसे अपने शरीर की हर एक मांसपेशी थकान से दुखती हुई महसूस हो रही थी। जोनाथन ने दरवाजा खोला, यह उम्मीद करते हुए कि किचन की धीमी रोशनी जल रही होगी और एलिजा के हाथ के बने खाने की जानी पहचानी खुशबू आएगी। लेकिन इस बार उसका स्वागत एक सन्नाटे ने किया। एक घना भारी सन्नाटा जो किसी भी शब्द से ज्यादा शोर करता है। वह हैरान होकर धीरे धीरे अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आवाज घर में गूंजी, एलिजा, हनी, मैं घर आ गया। कोई जवाब नहीं मिला, बस वही घुटन भरी असहज खामोशी हर कोने में भरी हुई थी। जोनाथन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया क्यों। वह लिविंग रूम की ओर कुछ और कदम बढ़ा। तभी उसकी नजर लकड़ी के फर्श पर पड़ रही एक अजीब परछाई पर पड़ी जो कोने में जल रहे लैंप से बन रही थी। जब उसने नजरें उठाईं तो उसने उसे देखा। एलिजा वहां बेजान सी बैठी थी। उसने एक हल्की जैकेट और आरामदायक जीन्स पहनी हुई थी। उसके बगल में एक स्टाइलिश बड़ा सा सूटकेस रखा था जो लंबी यात्राओं के लिए होता है। उसका चेहरा भावहीन था, उसकी आंखें फर्श पर टिकी थीं और उसके हाथ घुटनों पर कसकर बंधे हुए थे। वह ऐसे अकड़ कर बैठी थी मानो किसी जंग के लिए खुद को तैयार कर रही हो। उसे इस हाल में देखकर जोनाथन के सीने में एक दर्दनाक जकड़न महसूस हुई। एलिजा, क्या हुआ? तुम कहां जा रही हो? उसने कमरे के बीच में खड़े होकर पूछा। उसे पास जाने में भी डर लग रहा था, जैसे उसका एक भी कदम उनके बीच के नाजुक संतुलन को तोड़ देगा। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें, जो कभी उसे देखकर चमक उठती थीं, अब बुझी हुई और अनजान थीं, जैसे जोनाथन कोई अजनबी हो जिसे वह पहचानती ही ना हो। एक सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई, जैसे किसी बुरी घटना की चेतावनी हो। मैं इटली जा रही हूं, एलिजा ने एक बेचैन कर देने वाली शांति के साथ जवाब दिया, जैसे वह किसी मामूली काम या एक आम मुलाकात के बारे में बात कर रही हो। लेकिन जोनाथन को महसूस हो गया कि इस बाहरी शांति के पीछे कुछ बहुत गलत था। इटली? जोनाथन ने दोहराया। उसकी आवाज गले में उठती एक गांठ के नीचे लगभग दब गई थी। यह कैसी ट्रिप है? तुमने तो कभी बताया नहीं। क्या तुम काम से जा रही हो? एलिजा ने फिर से नजरें फेर ली। उसके बगल में किसी खाली जगह को घूरते हुए शायद आगे बोलने के लिए हिम्मत या सही शब्द ढूंढ रही थी। नहीं, यह काम के लिए नहीं है जोनाथन। मैं मैल्कम के साथ जा रही हूं। आखिरकार उसने आंखें मिलाए बिना कहा। कुछ पलों के लिए जोनाथन का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ये शब्द उस पर एक अचानक पड़े मुक्के की तरह लगे, जिसने उसे हैरान और भ्रमित कर दिया। मैल्कम उसका बॉस था, सफल, विनम्र और शिष्ट, जितनी बार भी जोनाथन उससे मिला था। अब जोनाथन का दिमाग तेजी से इन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था और उसे जो सुनाई दे रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल होता जा रहा था। मैल्कम, तुम्हारा बॉस। मैल्कम, तुम ये क्या कह रही हो एलिजा?
उसकी आवाज कांप रही थी, जिसमें उसका सदमा साफ झलक रहा था। लेकिन वह अभी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, इस उम्मीद में कि वह हंसेगी और कहेगी कि यह सब एक भयानक गलतफहमी है या कोई बुरा मजाक। लेकिन एलिजा मुस्कुराई नहीं। इसके विपरीत, जब उसने आखिरकार उसकी आंखों में सीधे देखा, तो उसके चेहरे पर शर्म और दुख की एक हल्की सी छाया दौड़ गई। यह बस हो गया जोनाथन। यह प्लान नहीं किया था, पर हो गया। वह मुझे जिंदा होने का एहसास कराता है, मुझे चाहा हुआ महसूस कराता है, कुछ ऐसा जो मैंने तुम्हारे साथ बहुत समय से महसूस नहीं किया। जोनाथन को उसका हर शब्द एक तेज धार वाले चाकू की तरह अपने सीने में धीरे धीरे उतरता हुआ महसूस हुआ, जो भरोसे के उन टुकड़ों को काट रहा था जिन्हें वह इतनी जल्दी खो सकता है, यह उसे पता ही नहीं था। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसका चेहरा शर्म, अविश्वास और एक गहरे दर्द से जलने लगा, जिसका उसे कभी अंदाजा नहीं था। हजारों सवाल उसके मन में उमड़ पड़े, लेकिन वह एक भी पूछ नहीं पाया। वह बस वहां मूर्ति की तरह खड़ा रहा, जैसे वह दूर खड़ा अपनी जिंदगी को बिखरते हुए देख रहा हो। मैं नहीं चाहती थी कि चीजें इस तरह से हों। एलिजा ने एक छोटी सी चुप्पी के बाद कहना जारी रखा, लेकिन मैं खुद से और झूठ नहीं बोल सकती। मुझे यह जानने की जरूरत है कि मैं यहां से दूर कौन हूं। बोलते हुए उसने अपने बैग में हाथ डाला, कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा निकाला और बिना यह बताए कि यह क्या है, जोनाथन को थमा दिया। जो हो रहा था उस पर अभी भी अविश्वास करते हुए जोनाथन ने कांपते हाथों से कागज लिया और धीरे धीरे उसे खोला। जैसे ही उसने उसके लिखे छोटे सीधे शब्दों को पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि ये साफ सीधे निर्देश थे कि उसके जाने के बाद उसे क्या करना है। इस सब के बेतुकेपन ने उसके अविश्वास को तेजी से गुस्से में बदल दिया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, शांत और केंद्रित रहने के लिए एक गहरी सांस ली। बिना गिड़गिड़ाए, चिल्लाए या खुलेआम अपना दर्द जाहिर किए, जोनाथन बस एक लंबी खामोश पल के लिए उसे देखता रहा। कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। एलिजा धीरे से उठी, अपना सूटकेस पकड़ा और सामने के दरवाजे की ओर चल दी। जाने से पहले वह आखिरी बार मुड़ी, जैसे इंतजार कर रही हो कि वह विरोध करेगा, उससे रुकने के लिए बेतहाशा मिन्नतें करेगा। लेकिन जोनाथन ने उसे यह संतुष्टि नहीं दी। वह वहां चुपचाप और दृढ़ खड़ा रहा, इस इरादे के साथ कि वह कभी भी उस इंसान के प्यार के लिए गिड़गिड़ाने की हद तक नहीं गिरेगा, जिसने उसे इतनी गहराई से धोखा दिया था। एलिजा बाहर निकल गई और धीरे से दरवाजा अपने पीछे बंद कर दिया। जोनाथन वहीं खड़ा रह गया। उसे महसूस हुआ जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। दर्द असली था, लेकिन उसके साथ एक नया एहसास भी आया। यह यकीन कि उसे अब इस अपमान को सहने की जरूरत नहीं है। उस पल उसके अंदर कुछ ऐसा बदला जो बहुत गहरा था, कुछ ऐसा जिसे वह खुद भी अभी समझ नहीं पा रहा था। घर की खामोशी अब उसे नियंत्रण का एक अजीब, शक्तिशाली एहसास दे रही थी, जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। जैसे ही एलिजा के पीछे दरवाजा बंद हुआ, जोनाथन पर एक भारी खामोशी छा गई। वह वहीं खड़ा रहा, उस कागज के टुकड़े को घूरता रहा जो वह उसके हाथों में छोड़ गई थी। उसकी लगभग नीखुएंट लिखावट में लिखे नियम एक ऐसी ठंडक लिए हुए थे जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसके अंदर एक अजीब एहसास पनपने लगा, दर्द, अविश्वास और कुछ ज्यादा तीव्र चीज का एक अजीब मिश्रण, जिसे वह अभी नाम नहीं दे सकता था, लेकिन जो उसके सीने की गहराइयों में धीरे धीरे जल रहा था।
जोनाथन धीरे धीरे किचन की ओर चला गया, कागज को फिर से खोला और एलिजा के शब्दों को दोबारा पढ़ा। घर की देखभाल कैसे करनी है और मैल्कम के साथ दूर रहने के दौरान उसे कैसे व्यवहार करना है, इस पर साफ निर्देश। जितना ज्यादा वह पढ़ता, उतना ही बेतुका लगता। यह ऐसा था जैसे वह अपने अचानक चले जाने के बाद भी उसे नियंत्रित करना चाहती थी। जो उसने पहले ही किया था, उस पर और भी अपमान थोप रही थी। उसी पल उसमें कुछ गहरा बदल गया। वह दयालु, धैर्यवान आदमी, जो इतने सालों से अनगिनत छोटी छोटी मांगों को स्वीकार करता आया था, जैसे गायब हो गया। पहली बार उसे अपनी स्थिति की बिल्कुल साफ समझ महसूस हुई। वह गुस्से से अंधा नहीं था या आवेग में काम नहीं कर रहा था। बस एक नया पाया हुआ संकल्प था, जो हर सेकंड मजबूत होता जा रहा था। उसने तय किया कि यह आखिरी बार होगा जब वह किसी को अपने साथ ऐसा व्यवहार करने देगा। वह सीधे ऑफिस की ओर गया, जहां जहां वे घर के सारे दस्तावेज रखते थे। शांति से उसने फाइलें खोली, बैंक स्टेटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले, जो इतने सालों से सावधानी से संभाल कर रखे गए थे। उसने हमेशा एलिजा पर भरोसा किया था। कभी नहीं सोचा था कि उसे दोबारा जांच करने या खुद को उससे बचाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब सब कुछ अलग था। जोनाथन ने अपना फोन उठाया और तेजी से उद्देश्यपूर्ण कॉल करना शुरू कर दिया। एक स्थिर लेकिन दृढ़ लहजे में बात करते हुए, अपनी जिंदगी का नियंत्रण फिर से अपने हाथों में लेते हुए। सबसे पहले उसने बैंक को फोन किया, बिना किसी कड़वाहट के, सिर्फ कुशलता के साथ। उसने शांति से उन्हें तुरंत उनके जॉइंट अकाउंट्स फ्रीज करने और एलिजा के नाम पर सभी क्रेडिट कार्ड रद्द करने के लिए कहा। हर कॉल के साथ वह और भी ज्यादा निश्चित लग रहा था। कुछ ही मिनटों में जोनाथन ने हर उस पैसे पर पूरा नियंत्रण कर लिया था, जिसे उसने उसके साथ मिलकर इतनी मेहनत से कमाया था। इसके बाद वह ऊपर उस बेडरूम में गया जिसे वे साझा करते थे। अलमारी खोलते हुए उसने देखा कि वह एलिजा के महंगे कपड़ों और शानदार जूतों से भरी हुई है। उसने संक्षेप में एक ब्लाउज को छुआ। उसे याद आया जब उसने इसे एक विशेष डिनर पर पहना था, जो उसने उसके जन्मदिन के लिए पकाया था। एक गहरी आह भरकर उसने उस ब्लाउज को उन बक्सों में से एक में रख दिया, जो वह बेसमेंट से लाया था। उसके कार्यों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक शांत उदासी थी, क्योंकि वह उस जिंदगी को बड़ी सावधानी से तोड़ रहा था जिसे उन्होंने मिलकर बनाया था। जोनाथन ने हर ड्रेस, हर जोड़ी जूते, घर के चारों ओर से उसकी हर निजी चीज को बड़े करीने से पैक किया। वह कुछ भी नष्ट नहीं करना चाहता था या कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। यह उसका लक्ष्य नहीं था। वह बस उन यादों से छुटकारा पाना चाहता था, जो उसे इतना दर्द और शर्म देती थी। गैराज में बक्से जमा हो गए, साफ, स्पष्ट रूप से लेबल की गई पंक्तियों में ढेर हो गए। जब वह काम पूरा कर चुका, तो उसने चारों ओर देखा। घर अब अलग महसूस हो रहा था, पहले से कहीं ज्यादा खाली, ज्यादा शांत। एक पल के लिए उसे एक दर्दनाक पुरानी याद ने घेर लिया। उन खुशहाल समय को याद करते हुए जो उन्होंने साथ बिताए थे। लेकिन उसने उस एहसास को एक तरफ धकेल दिया। वह जानता था कि वह उन यादों को उसे फिर से कमजोर नहीं करने दे सकता। अब और भी स्पष्ट होने का समय था। उसने एक बार फिर फोन उठाया और एक ताला बनाने वाले को फोन किया। दृढ़ता से अनुरोध किया कि घर के सभी ताले तुरंत बदल दिए जाएं। उसकी आवाज एक सेकंड के लिए भी नहीं लड़खड़ाई। 1 घंटे के भीतर ताला बनाने वाला आ गया। जोनाथन ने विनम्रता से उसका स्वागत किया, लेकिन तत्काल ताला बदलने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ताला बनाने वाले के औजारों की हर क्लिक के साथ जोनाथन सुरक्षित, मजबूत महसूस कर रहा था, जैसे चाबी का हर घुमाव उस सम्मान को वापस ला रहा था
जिसे वह लगभग खो चुका था। ताला बनाने वाले ने जल्दी से काम खत्म किया और उसे चमकदार चाबियों का एक नया सेट सौंप दिया। एक बार अकेले होने पर जोनाथन ने उन चाबियों को लंबे समय तक अपने हाथ में रखा, एक ऐसा वजन महसूस करते हुए जो अब पहले से कहीं ज्यादा हल्का लग रहा था। वह लिविंग रूम में बैठ गया, खाली सोफे को घूरता रहा, उस घर में एक गहरी सांस लेते हुए जो अब उसे सचमुच अपना लगने लगा था। बिना एहसास किए जोनाथन उस रात कोई और बन गया था। वह आदमी जो इतने सालों तक चुपचाप अपने साथी की मांगों और छोटे छोटे जोड़ तोड़ के साथ चलता रहा था, अब एक निर्णायक व्यक्ति था जो बिना किसी हिचकिचाहट के कठिन फैसले ले सकता था। यह नफरत या गुस्सा नहीं था जो उसे चला रहा था, बल्कि यह अटूट ज्ञान था कि वह सम्मान, गरिमा और ईमानदारी का हकदार था। ऐसी चीजें जिन्हें वह अब समझ गया था कि उसे उससे कभी सच में नहीं मिली थीं। जोनाथन खड़ा हुआ और खिड़की के पास गया। शांत रात को देखते हुए जब बारिश की महीन बूंदें धीरे धीरे कांच पर अपना रास्ता बना रही थीं, बहुत समय बाद पहली बार उसने सचमुच अपनी जिंदगी पर नियंत्रण महसूस किया। वह जानता था कि उसके सामने अभी भी दर्द और चुनौतियां हैं, लेकिन उस वक्त वह समझ गया था कि वह अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटेगा। यह रात सब कुछ बदल देगी और जोनाथन आखिरकार आगे आने वाली हर चीज का सामना करने के लिए तैयार था। इस बीच दुनिया के दूसरी तरफ एलिजा पहली बार रोम हवाई अड्डे पर पहुंची, चिंता और उत्साह के मिले जुले एहसास के साथ। उसने खुद को यह बताने की कोशिश की कि उसने सही फैसला किया है। आखिरकार यह यात्रा वह सब कुछ थी जिसका उसने सालों से सपना देखा था। उस अपरिचित हवा की एक गहरी सांस लेते हुए वह मैल्कम की बांह से चिपक गई, सुरक्षित या संरक्षित महसूस करने की उम्मीद में। लेकिन ठीक उसी पल कुछ अजीब हुआ। मैल्कम ने धीरे से खुद को अलग कर लिया, न तो स्नेह दिखाया और न ही गर्मजोशी, जैसे उसकी निकटता उसे परेशान कर रही हो। संतुलन खोकर एलिजा ने अपनी निराशा को एक छोटी सी मुस्कान के पीछे छिपा लिया और उसके साथ बाहर निकलने के लिए चल पड़ी, जहां एक औपचारिक अच्छे कपड़े पहने ड्राइवर इंतजार कर रहा था, जिसके हाथ में मैल्कम के नाम का एक साइन था। जैसे ही वे उस शानदार कार में बैठे जो उन्हें उनके होटल ले जाने वाली थी, एलिजा ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, खिड़की से देखे गए सुंदर नजारों की ओर इशारा करते हुए। मैल्कम अपने फोन से चिपका हुआ बस एक एक शब्द में जवाब देता रहा, स्क्रीन से अपनी आंखें कभी नहीं हटाईं। जब से उन्होंने एक साथ यात्रा करने का फैसला किया था, पहली बार एलिजा को बहुत असहज महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ऑफिस वाला गर्मजोश, ध्यान रखने वाला और आकर्षक मैल्कम जैसे गायब हो गया हो। उसकी जगह एक दूर, उदासीन आदमी ने ले ली हो। उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ यात्रा की थकान है, कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बढ़ता हुआ संदेह उसे परेशान कर रहा था। वे शहर के केंद्र में एक लग्जरी होटल में पहुंचे जो ऐतिहासिक इमारतों से घिरा हुआ था, जिनकी ईंटें इतिहास में डूबी हुई लग रही थीं। एक विनम्र कर्मचारी ने दरवाजा खोला, गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, लेकिन मैल्कम ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सीधे रिसेप्शन डेस्क की ओर चला गया। उसके अहंकार से शर्मिंदा महसूस करते हुए एलिजा ने जल्दी से डोरमैन को धन्यवाद दिया और मैल्कम के पीछे भागी। चेक इन करने के बाद वे अपने स्वीट में गए, जो विशाल और भव्य था, जिसमें उत्तम फर्नीचर था और शहर की प्राचीन सड़कों का एक शानदार नजारा दिखता था। एलिजा खिड़की के पास खड़ी हो गई, आश्चर्यचकित होकर और उत्साह से इस बारे में बात कर रही थी
कि उसने वहां होने का कितना लंबा सपना देखा था। मैल्कम ने शायद ही ध्यान दिया, अपने काम में व्यस्त था। उसके लिए वह उसकी यात्रा में बस एक छोटा सा विवरण थी। अगले कुछ दिन और भी बदतर हो गए। मैल्कम ने हर चीज को नियंत्रित करने पर जोर दिया। वे जिन जगहों पर जाएंगे, जिन रेस्टोरेंट में वे खाना खाएंगे, यहां तक कि एलिजा को कौन से कपड़े पहनने चाहिए। उसने बहस करने की कोशिश की, दूसरे विचार सुझाने की, लेकिन उसने बस हर उस चीज को खारिज कर दिया जो उसकी अपनी योजना से मेल नहीं खाती थी। हर भोजन के साथ, हर सैर के साथ, हर पल जो वे एक साथ बिताते थे, यह और भी स्पष्ट होता गया कि मैल्कम उसे एक साथी के रूप में नहीं, बल्कि एक इनाम के तौर पर देखता था। बस एक सहायक जिससे साथ चलने और सहमत होने की उम्मीद की जाती थी। एक शाम ट्रेवी फाउंटेन के पास एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में डिनर के दौरान एलिजा ने अपना दिल खोलने की कोशिश की। लापरवाही से जोनाथन के साथ अपने अतीत का जिक्र करते हुए उन कुछ जटिल भावनाओं को साझा करने की उम्मीद में जो वह महसूस कर रही थी। जैसे ही उसने जोनाथन का नाम लिया, मैल्कम का पूरा व्यवहार बदल गया और उसने उसे घृणा से देखा। सच में एलिजा, तुम सच में उस हारे हुए इंसान का जिक्र अब यहां कर रही हो? मैंने सोचा था कि तुम इससे ज्यादा समझदार हो। मैल्कम ने एक तेज अपमानजनक लहजे में कहा, जिससे एलिजा ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। उस समय से मैल्कम और भी ठंडा और कठोर हो गया, यह साफ करते हुए कि उसे अब जोनाथन या उस जिंदगी से जुड़ी किसी भी चीज का जिक्र करने की इजाजत नहीं थी जिसे वह पीछे छोड़ आई थी। वह खोया हुआ महसूस कर रही थी, भावनात्मक संतुलन की किसी भी भावना को फिर से हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन अपने अंदर बढ़ते खालीपन को नजरअंदाज करना असंभव था। उसी रात जब मैल्कम गहरी नींद में सो रहा था, एलिजा चुपचाप बालकनी में बैठी शहर की रोशनी को देख रही थी। आंसू चुपचाप उसके चेहरे पर फिसल गए जब उसने अपने किए गए फैसलों पर विचार किया। अकेलेपन और पछतावे का एहसास लगभग असहनीय था। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए उसने अगले दिन खरीदारी करने का संकल्प लिया, इस उम्मीद में कि शायद इससे नियंत्रण का एक छोटा सा हिस्सा बहाल हो सके। अगली सुबह एक ऊंचे दर्जे की बुटीक में कुछ उपहार चुनते समय एलिजा का कार्ड अस्वीकार कर दिया गया। पहले तो उसने सेल्स पर्सन को समझाया कि यह जरूर कोई गलती होगी, लेकिन दूसरी और तीसरी असफल कोशिश के बाद उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह जल्दी में दुकान से निकल गई, पास के एक कैफे में दूसरा कार्ड आजमाया और फिर से वह अस्वीकार कर दिया गया। हर असफल प्रयास ने उसके अपमान को और बढ़ा दिया, सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों तरह से। यह महसूस करते हुए कि कुछ वास्तव में गलत था, एलिजा ने घबराहट में अमेरिका में बैंक मैनेजर को फोन किया। खबर विनाशकारी थी। प्राथमिक खाता धारक जोनाथन के सीधे आदेश पर उसके खाते फ्रीज कर दिए गए थे। उसकी दुनिया घूम गई जब उसने पहली बार महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी पर से सारा नियंत्रण खो दिया है। घबराकर वह मैल्कम की मदद लेने के लिए होटल वापस भागी, यह सोचते हुए कि अपनी सारी दौलत और शक्ति के साथ वह जरूर हस्तक्षेप करेगा। जब वह होटल के स्वीट में दाखिल हुई तो उसने मैल्कम को एक ऊबे हुए भाव के साथ सोफे पर आराम करते हुए पाया। एलिजा ने जो हुआ वह समझाया, बमुश्किल अपनी सांस पकड़ पा रही थी, उससे सहायता के लिए भीख मांग रही थी। मैल्कम ने पूरी खामोशी से हर शब्द सुना, फिर उसे एक ठंडी मजाकिया मुस्कान दी। ईमानदारी से कहूं एलिजा, मुझे नहीं लगता कि यह मेरी समस्या है। अगर तुम इतनी लापरवाह थीं कि उस आदमी पर निर्भर रहीं जिसे तुम मेरे लिए छोड़कर आई हो, तो शायद तुम उसी के लायक हो जो तुम्हारे साथ हो रहा है। इसके साथ ही मैल्कम शांति से उठा, अपनी जैकेट पकड़ी
और बाहर चला गया। एलिजा को पूरी तरह से अकेला छोड़ गया। वह फर्श पर गिर पड़ी, इतनी अभिभूत कि समझ नहीं पा रही थी कि अभी क्या हुआ। हकीकत ने उसे एक क्रूर मुक्के की तरह मारा। यह सपनों की यात्रा एक दुस्वप्न में बदल गई थी, और जिस आदमी को उसने चुना था वह एक क्रूर भ्रम के अलावा कुछ नहीं था। उसने अपना असली रंग तभी दिखाया जब वह सब कुछ खो चुकी थी जो वास्तव में मायने रखता था। अभी भी सदमे में और पूरी तरह से हताश, एलिजा रोम के उस खाली, शानदार कमरे में वहीं रही, अपनी दुनिया को धीरे धीरे घूमते हुए महसूस कर रही थी, जब उसे एहसास हुआ कि उसकी स्थिति कितनी ठंडी और क्रूर है। उसने जोनाथन को कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कॉल सीधे वॉइसमेल पर चली गई। उसका भेजा हर मैसेज नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे उसे और भी ज्यादा त्यागा हुआ महसूस हुआ। एक कांपती, शर्म से भरी आवाज में उसने क्लेयर को फोन करने का फैसला किया, जो कॉलेज के दिनों से उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वह व्यक्ति जो हमेशा मुश्किल समय में उसके लिए मौजूद रही थी। दूसरी तरफ क्लेयर की सुकून देने वाली, जानी पहचानी आवाज सुनकर एलिजा फूट फूट कर रो पड़ी। यात्रा के हर अपमानजनक विवरण को स्वीकार करते हुए, यह मानते हुए कि मैल्कम पर भरोसा करना उसकी गलती थी, और यह बताते हुए कि वह वास्तव में कौन था, यह जानने का दर्द। क्लेयर हैरान थी, लेकिन समझदार थी, धैर्यपूर्वक सुन रही थी, हालांकि कि उसकी आवाज से पता चल रहा था कि वह एलिजा के फैसलों से कितनी निराश थी। सब कुछ खामोशी से सुनने के बाद क्लेयर ने आखिरकार शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा, तो जोनाथन का क्या, एलिजा? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि वह अब कहाँ है? एलिजा ने क्लेयर से भीख मांगी कि वह घर जाकर देखे कि क्या जोनाथन अभी भी वहां है, स्थिति के बारे में किसी भी सुराग के लिए बेताब। हालांकि अनिच्छुक, क्लेयर ने मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की, वादा किया कि जैसे ही उसे कुछ पता चलेगा वह वापस फोन करेगी। एक अंतहीन लगने वाले पीड़ादायक इंतजार के बाद क्लेयर ने आखिरकार और बुरी खबर के साथ वापस फोन किया। एलिजा, मुझे बहुत अफसोस है, घर पूरी तरह से खाली है। सामने एक बड़ा बिकाऊ है का साइन लगा है, और तुम्हारा कोई भी सामान अंदर नहीं है। जोनाथन चला गया है, उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा। ये शब्द एलिजा के पहले से घायल दिल पर सीधे वार की तरह लगे। वह धीरे धीरे बिस्तर पर धंस गई। उसका फोन उसके हाथ में कांप रहा था, जबकि एक गहरा दर्द उसके हर हिस्से पर कब्जा कर रहा था। वह घर जहां उसने अपने सबसे खुशी के पल बिताए थे, जहां उसे विश्वास था कि उसने कुछ ठोस बनाया है, दर्दनाक यादों का एक खोखला ढांचा बन गया था। बिना किसी विकल्प, बिना पैसे, और उस जिंदगी को वापस पाने का कोई रास्ता न होने के कारण जिसे उसने तोड़ा था, एलिजा ने एक कठिन लेकिन जरूरी फैसला किया। उसे जल्द से जल्द घर वापस जाना था। उसने एक बार फिर अपनी दोस्त से मदद मांगी, क्लेयर से वापसी टिकट के लिए बस पर्याप्त पैसे उधार देने की गुहार लगाई। क्लेयर ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की, यह साफ करते हुए कि वह यह केवल करुणा और दोस्ती के अंतिम संकेत के रूप में कर रही थी। भारी मन और लगभग खाली सामान के साथ एलिजा संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जाने वाली उड़ान में सवार हुई। दुनिया में सबसे अलग थलग, अपमानित व्यक्ति की तरह महसूस कर रही थी। विमान में लंबे घंटों के दौरान वह एक सेकंड के लिए भी सो नहीं सकी। हर पल घुटन भरे अपराध बोध से भरा हुआ था, एक जबरदस्त एहसास कि उसने अकेले ही वह सब कुछ तबाह कर दिया था जिसे बनाने में सालों लगे थे। जब वह आखिरकार उतरी तो एलिजा ने सीधे घर के लिए एक टैक्सी ली, इस उम्मीद से चिपकी रही कि शायद वह जोनाथन से व्यक्तिगत रूप से बात कर सके। लेकिन संपत्ति के सामने मजबूती से खड़े उस बिकाऊ है के साइन को देखकर उसका डर और बढ़ गया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने अपनी चाबियां निकाली, दरवाजे तक पहुंची
चुपचाप प्रार्थना कर रही थी कि यह सब एक गलतफहमी हो। फिर भी जैसे ही उसने इसे खोलने की कोशिश की, उसके पेट में दर्दनाक ऐंठन हुई। चाबियां अब काम नहीं कर रही थीं। जोनाथन ने सारे ताले बदलवा दिए थे, यह साफ करते हुए कि अब उसका यहां स्वागत नहीं था। उसने फिर से उन्माद में कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजे के सहारे झुककर वह रुक रुक कर सांसें लेने लगी, जबकि गर्म आंसू चुपचाप उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। तभी उसने पास में नरम कदमों की आहट सुनी। वह मुड़ी और श्रीमती मार्गो को देखा। बगल की दयालु पड़ोसन उसे उदास आंखों और एक समझदारी भरे भाव से देख रही थी। ओह, एलिजा, तुम आखिरकार वापस आ गई, मार्गो ने धीरे से पास आते हुए कहा। श्रीमती मार्गो, प्लीज, जोनाथन कहाँ है? क्या हुआ? प्लीज कह दो तुम्हें कुछ पता है, एलिजा ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा। उसकी अपनी ही कांपती, बेबस आवाज उसे पहचानी नहीं जा रही थी। मार्गो ने एक गहरी सांस ली, कुछ पल के लिए नीचे देखते हुए, जैसे सही शब्द चुन रही हो। फिर उसने अपनी नजरें उठाईं। उसकी आवाज नर्म लेकिन सीधी थी। जोनाथन कुछ दिन पहले ही यहां से चला गया। वह आया था और उसने बड़ी विनम्रता से बताया कि उसे कहीं और जाकर एक नई शुरुआत करनी है। प्यारी, यह घर अब बिक रहा है और वह कोई भी संपर्क जानकारी छोड़कर नहीं गया। मार्गो के शब्द एलिजा की रूह में गहरे उतर गए। ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो और उसके पास खड़े रहने का कोई सहारा ही न बचा हो। हर सांस पिछली सांस से ज्यादा दर्दनाक थी, क्योंकि उसे अब समझ आ रहा था कि उसने कितना कुछ खो दिया है। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, मिसेज मार्गो? एलिजा ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। नहीं प्यारी, उसने बस इतना कहा कि तुमने जाने का फैसला किया और उसने उस फैसले का सम्मान करने का निश्चय किया है। वह नाराज नहीं था, बस इतना उदास था कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। मार्गो ने नर्म लहजे में सच्चाई बयां की। एलिजा वहीं खड़ी रही, उस घर को घूरती रही जो अब अनजाना और बहुत दूर लग रहा था। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार पूरी तरह से एहसास हुआ कि उसके अपने फैसलों की उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। बिना घर, बिना पैसे और बिना किसी सहारे के वह बिल्कुल खाली महसूस कर रही थी, जैसे उसका पूरा वजूद ही उससे छीन लिया गया हो। कोई भी बहाना उसकी की हुई गलती को मिटा नहीं सकता था। मार्गो ने उसका दर्द महसूस करते हुए उसे एक कप चाय की पेशकश की, लेकिन एलिजा ने बस सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने उस बुजुर्ग महिला को मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में धन्यवाद कहा और धीरे धीरे फुटपाथ की ओर चली गई और ढलती दोपहर की धूप में चुपचाप बैठ गई। बहुत समय बाद पहली बार वह अपनी सच्चाई का सामना कर रही थी, बिना दर्द पर पर्दा डाले। वह बिल्कुल अकेली थी, एक ऐसे धोखे के लिए सच्चे प्यार को ठुकराने का नतीजा भुगत रही थी जो कभी हकीकत में था ही नहीं। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। एलिजा ने अपना फोन निकाला और फिर से जोनाथन का नंबर मिलाया। हर अनसुनी घंटी के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर रही थी। आखिर में कॉल फिर से वॉइसमेल पर चली गई। जोनाथन फोन नहीं उठाने वाला था। शायद वह अब कभी फोन नहीं उठाएगा। उसी पल जब वह उस खाली घर के सामने फुटपाथ पर खड़ी थी, एक कड़वी हकीकत बिजली की तरह उस पर गिरी। उन्होंने कभी ओफिциально शादी नहीं की थी। जो बात कभी मामूली लगती थी, अब अचानक बहुत बड़ी लगने लगी थी। जो सुरक्षा उसे जोनाथन के साथ रहकर महसूस होती थी, उसका कानूनी तौर पर कोई अस्तित्व नहीं था। और यादों से भरा वह घर हमेशा से सिर्फ उसी का था। कानूनी रूप से वह एक गुजरते हुए मेहमान से ज्यादा कुछ नहीं थी, जिसका अब वहां स्वागत नहीं था।
कहीं और जाने की जगह ना होने पर एलिजा उस रात क्लेयर के घर वापस चली गई। दरवाजा खटखटाते हुए वह पहले से कहीं ज्यादा शर्मिंदा और अपमानित महसूस कर रही थी, लगभग मदद की भीख मांग रही थी। हालांकि क्लेयर जो कुछ भी हुआ था उससे निराश थी, फिर भी उसने एलिजा को अंदर आने दिया और एक और भयानक रात गुजारने के लिए उसे एक छोटा शांत कमरा दे दिया। अगली सुबह सूरज पूरी तरह निकलने से पहले एलिजा ने क्लेयर को सच्ची उदासी के साथ धन्यवाद दिया और बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। उसे अपनी जिंदगी फिर से बनानी थी और अब उसके पास जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह बची थी, उसकी मां का घर। धड़कते दिल के साथ वह उस साधारण, आरामदायक छोटे से घर पहुंची जहां वह महीनों से नहीं आई थी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी मां मार्था आश्चर्य से उसे देखती रह गई और तुरंत ही अपनी बेटी के चेहरे पर दर्द पहचान लिया। लिविंग रूम में पुराने सोफे पर बैठकर एलिजा ने उसे सब कुछ बता दिया, शुरुआत से लेकर दर्दनाक अंत तक। उसकी मां ने बिना टोके ध्यान से सब कुछ सुना। उसकी आंखों में दुहक और समझ का मिला जुला भाव था। जब एलिजा ने अपनी बात खत्म की तो वह फूट फूट कर रो पड़ी और आखिरकार उसने अपने अपराध बोध को स्वीकार कर लिया। मार्था ने उसे बिना जज किए धीरे से अपनी बाहों में भर लिया और फुसफुसाई, अब खुद को संभालने का समय है मेरी बच्ची। हर गलती एक सबक लेकर आती है, उससे सीखो और आगे बढ़ो। अगले कुछ दिनों में एलिजा ने एक कठिन लेकिन जरूरी फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। हर दिन मैल्कम का सामना करने का विचार असहनीय था। जो कुछ भी हुआ था उसकी यादें एक बहुत भारी बोझ थीं। जब उसने अपना इस्तीफा दिया तो मैल्कम ने ठंडेपन से तर्क दिया कि यह एक बर्बादी है, लेकिन एलिजा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह उस इमारत से बाहर निकली और उसे सालों बाद इतना हल्का महसूस हुआ, यह जानते हुए कि वह आखिरकार उस जहरीली, अपमानजनक स्थिति से आजाद हो गई थी। एलिजा ने नई नौकरी खोजने में खुद को झोंक दिया। उसने रिज्यूमे भेजे, इंटरव्यू दिए और बार-बार अस्वीकृति का सामना किया, लेकिन उसने कभी कोशिश नहीं छोड़ी। पहली बार वह अपने दम पर किसी चीज के लिए लड़ रही थी, किसी और पर निर्भर हुए बिना एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी। समय धीरे-धीरे बीतता गया, हफ्ते महीनों में बदल गए और उसका शुरुआती दिल का दर्द इस बारे में एक गहरे सबक में बदल गया कि वह वास्तव में कौन थी और अपनी जिंदगी के लिए क्या चाहती थी। एक धूप वाली दोपहर, अब एक छोटी कंपनी में एक मामूली लेकिन अच्छी तनख्वाह पर काम करते हुए एलिजा ने अपने नए अपार्टमेंट के पास के पार्क में टहलने का फैसला किया। जब वह हवा में धीरे धीरे झूलते पत्तों को देख रही थी तो अचानक उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ठीक उसके सामने जोनाथन था। वह आराम से टहल रहा था, एक जिंदा दिल, हंसमुख महिला का हाथ थामे, जो उसकी हर बात पर हंस रही थी। उस महिला की किसी बात ने एलिजा को गहराई से छू लिया। शायद यह उसकी बेफिक्री थी या सच्ची खुशी जो उससे झलक रही थी। जोनाथन एक अलग ही इंसान लग रहा था, आत्मविश्वास से भरा, स्वाभाविक रूप से मुस्कुराता हुआ। उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जो एलिजा ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्हें दूर से देखते हुए एक पुराने पेड़ की छांव में बैठी एलिजा के गले में एक गांठ सी बन गई। यह गुस्सा या जलन नहीं थी, यह इस बात का गहरा एहसास था कि उसने खुद उस खुशी को फेंक दिया था, एक सतही और खोखली चीज के पीछे एक सच्चे प्यार को बर्बाद कर दिया था। जैसे ही जोनाथन और वह नई महिला भीड़ में गायब हो गए, एलिजा ने एक गहरी सांस ली। वह आखिरकार समझ गई थी कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे कठोर और सबसे कीमती सबक मिला है। जो लोग तुमसे सच में प्यार करते हैं
तुम्हें उनकी कद्र तब करनी चाहिए जब तुम्हारे पास मौका हो, क्योंकि पछतावे को अक्सर दूसरा मौका नहीं मिलता। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगली बार मिलते हैं।